हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम जो केमिकल कंपोजिशन है क्रोमोसोम्स का या क्रोमेटिन फाइबर का उसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर है या जो क्रोमोसोम्स है वो मेनली 3 कंपोनेंट के बने होते हैं। क्या है वो कंपोनेंट? फर्स्ट वन इज डीएनए, सेकेंड इज प्रोटीन एंड आरएनए। सो अप्रोक्सीमेटली 30-40% डीएनए होता है। ये जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक्स शेप क्रोमोसोम है उसमें 30-40% डीएनए होता है, 50-65% प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 0.5-10% आरएनए। सो ये 3 कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके हमारा ये जो क्रोमोसोम है ये स्ट्रक्चर बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर इसकी जो विड्थ है वो होती है, या हम कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रम। ओके, ये सबसे पहले क्या होता है, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। ओके, तो इन प्रोटीन्स के अराउंड ये जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है ये ऐसे कॉइल हो जाता है। ओके, और कॉइल होके एक 11 नैनोमीटर विड्थ का एक फाइबर बनाता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम बेसिकली, ये फिर आपका फर्दर कॉइलिंग होके, आप देख सकते हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये सिंगल मॉलिक्यूल ये फर्दर कॉइलिंग होके आपका एक और 30 नैनोमीटर विड्थ का एक फाइबर बनाता है। ओके, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये अल्टीमेटली आपका क्या करता है, फिर आपकी ये जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है इसको बनाता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो हमारी एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है इसमें आपका डीएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो कैसे, कितने, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ये हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज डीएनए, जो हमारा क्रोमोसोम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज डीएनए। और जो हमारा अमाउंट जितना प्रेजेंट है डीएनए का किसी भी सेल में, वो डिपेंड करता है कि सेल में कितने क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट है। ओके, सो जनरली हमें पता है कि जो आपकी जो नॉर्मल सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। हम डिप्लॉयड को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। डिप्लॉयड का मतलब है कि जब हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो ह्यूमन मेल है 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, आपको पता है 2n = 46, या हम कहें कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, यानी हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो सब क्रोमोसोम्स की कितनी 2-2 कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये जो हमारा है ये नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है किसी भी स्पीशीज का सेल का। यानी कि डिप्लॉयड जो कंडीशन है, डिप्लॉयड का मतलब है कि जब हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है। ओके, तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल कहते हैं और ये कांस्टेंट होता है फिर। ओके, यानी कि अगर हम बोले कि ह्यूमंस में क्या है 46 क्रोमोसोम्स है या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये कांस्टेंट है हर एक ह्यूमन में। ओके, होमोसेपियंस में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ओके, चाहे वो ए पर्सन हो, बी पर्सन हो, सी पर्सन हो, कोई भी हो, सब में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। सो जो इनमें जो डीएनए प्रेजेंट है वो अमाउंट भी फिक्स है। ओके, यानी कि वो कांस्टेंट है। तभी हमने बोला है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है डिप्लॉयड सेल में वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक स्पीशीज में। यानी होमोसेपियंस में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है वो कांस्टेंट होगा, चाहे वो ह्यूमन ए ह्यूमन हो, चाहे बी ह्यूमन हो, चाहे सी ह्यूमन हो। ओके, तो सब में ही डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट होगा। और जो गैमीट्स बनते हैं उनमें हाफ डीएनए प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द सोमेटिक सेल। ओके, ये नॉर्मल डिप्लॉयड सेल की बात हमने कर ली, क्योंकि गैमीट क्या होते हैं? वो एन होते हैं। ओके, हैप्लॉइड होते हैं, उसमें क्या होगा? हाफ होगा। जितना भी डीएनए आपका नॉर्मल सोमेटिक सेल में, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट है उसका आधा आपके गैमीट्स में होगा। कैसे?
बिकॉज गैमीट्स में क्या होते हैं, अगर हम स्पर्म की बात करें या ओवा की बात करें, एग सेल की बात करें, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, यानी हर एक पेयर से एक क्रोमोसोम ही वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, और इसी वजह से वहाँ सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो वहाँ पे क्रोमोसोम का जो डीएनए, क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट है उसका अमाउंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम ही है वहाँ पे। तो जो नॉर्मल डिप्लॉइड सेल होती है वहाँ पे कांस्टेंट एक क्रोमोसोम जो डीएनए अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। हर एक ह्यूमन बीइंग में 46 ही क्रोमोसोम्स है, तो उनमें जो डीएनए है वो भी कांस्टेंट है। और जो गैमीट होते हैं उनमें आधा डीएनए ही प्रेजेंट होता है, बिकॉज आधे क्रोमोसोम्स ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हर एक पेयर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है या ऐसा प्लांट है जिसमें 2 कॉपी से ज़्यादा कॉपीज प्रेजेंट है, सपोज हर एक क्रोमोसोम की अब 3-3 कॉपियाँ प्रेजेंट हैं। ओके, सो इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, इस इंडिविजुअल को हम ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। अब इसको डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे। डिप्लॉइड का मतलब होता है जब 2 कॉपी प्रेजेंट है हर एक क्रोमोसोम की, लेकिन ट्रिप्लॉइड का मतलब है कि जब हर एक क्रोमोसोम की 3-3 कॉपियाँ प्रेजेंट हैं। तो इस प्लांट को क्या बोलेंगे, अब हम ट्रिप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। ओके, सो ट्रिप्लॉइड प्लांट में जो डीएनए का अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जो ट्रिप्लॉइड होते हैं जहाँ पे हर एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो उस प्लांट को टेट्राप्लॉइड बोलेंगे। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन क्या है, जब हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी प्रेजेंट है, ये कंडीशन आपकी क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन है। ओके, दिस कंडीशन इज डिप्लॉइड। जब मोर देन 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे हर एक क्रोमोसोम पेयर में, तब वो कंडीशन आपकी पॉलीप्लॉइड कंडीशन कहलाएगी। ओके, तो पॉलीप्लॉइड के केस में ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, पेंटाप्लॉइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट है हर एक क्रोमोसोम पेयर में। सो अगर हर एक क्रोमोसोम पेयर में 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लॉइड कहलाएगा। तो यानी कि ट्रिप्लॉइड अगर है कोई प्लांट, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल क्या था आपका 2n = 46। ओके, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे एक डिप्लॉइड ह्यूमन में। लेकिन अगर वो ट्रिप्लॉइड हो गया यानी कि 3n हो गया, इसमें अब क्या हो जाएगा 46 + 23 क्रोमोसोम्स ऑल्सो। ओके, क्यों, बिकॉज हर एक पेयर में अब 3-3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि 23 क्रोमोसोम्स आर देयर। और जब वो पेयर में है यानी कि 2-2 प्रेजेंट है तो 23 + 23 हो जाएंगे, यानी 46 हो जाएंगे। और अगर हम 3-3 कॉपी में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा 23 + 23 + 23। अब ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस, अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69। ओके, 3 and 20 60। ओके, तो 69 क्रोमोसोम्स विल बी देयर। सो हम कहेंगे कि अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा है तो उनमें जो डीएनए है वो भी तो बढ़ गया है, उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो गया है। तो जब हमारा पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल होते हैं या पॉलीप्लॉइड प्लांट कह लीजिए आप, यानी ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, तो इससे डीएनए का अमाउंट भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर। ओके, तो इस तरीके से जो डीएनए का अमाउंट है वो हमारा क्या है, वो जब कोई डिप्लॉइड सेल है तो वहाँ पे एक स्पीशीज़ के लिए कांस्टेंट होगा। अगर उसके जो गैमीट्स हैं उनमें क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और अगर उसकी प्लॉइडी बढ़ती है, यानी अगर ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, मीन्स द जो क्रोमोसोम का नंबर है हर एक पेयर में अगर वो बढ़ रहा है, टेट्राप्लॉइड मीन्स हर एक क्रोमोसोम पेयर में 4-4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे अब। ओके, तो वहाँ पे डीएनए का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। और जो डीएनए प्रेजेंट होता है हर एक क्रोमोसोम में वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है रिपीटिटिव और एक होता है यूनिक डीएनए। ओके, सो यूनिक डीएनए क्या होता है आपका, जब जहाँ पे भी क्रोमोसोम रीजन में जो डीएनए है उस पे जब जीन प्रेजेंट है जहाँ पे भी, वो हमारा यूनिक डीएनए कहलाता है। हम सबको पता है कि जो डीएनए है वहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये जीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, एंड सो ऑन। सो जहाँ जिस भी रीजन में, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए के बने हुए हैं, तो क्रोमोसोम के जहाँ भी रीजन में आपका यूनिक डीएनए होगा
ओके, वहाँ पे जीन्स होंगे, और रिपीटेटिव डीएनए में जनरली जीन्स नहीं होते हैं। तो ये दो टाइप का हमारा डीएनए प्रेजेंट हो गया क्रोमोसोम में, यूनिक डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए। सो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड कंपोनेंट जो है हमारा क्रोमोसोम का, वो होता है प्रोटीन्स। सो दो टाइप के प्रोटीन्स हमें मिलते हैं हमारे क्रोमोसोम में, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे बहुत बेसिक प्रोटीन्स हैं जो हमारे हर एक यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, यानी हर एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, चाहे वो व्हीट का क्रोमोसोम हो, राइस का क्रोमोसोम हो, ह्यूमंस का क्रोमोसोम हो, किसी एनिमल का क्रोमोसोम हो या बर्ड का क्रोमोसोम हो, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ सब में ये हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये बेसिक प्रोटीन्स हैं बहुत, जो हमारे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे एसिडिक टू न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ओके, और ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स की क्वांटिटी के साथ, ओके। लगभग 80% हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम में हमने बताया कि क्रोमोसोम 3 चीज़ों से मिलके बना है, डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए, ओके। तो जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे क्रोमोसोम्स में, उसका लगभग 80% आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये मेजर पार्ट है हमारे प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, ओके। 80% हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए और 20% लगभग नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे मेजर कंपोनेंट है जो हमारे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है या केमिकल कंपोजिशन जो है हमारे क्रोमोसोम्स का। और लगभग जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये जितना अमाउंट डीएनए का होता है उतना ही अमाउंट हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स का भी होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन हम कहते हैं कि 1:1 रेशो में ये हमारे डीएनए के साथ प्रेजेंट होते हैं। आरएनए बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा लगभग 50% तक हमारा डीएनए होता है, एंड 65% तक, सॉरी, जो 40% तक हमारा डीएनए होता है, 65% तक हमारा 50 to 65% तक हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन्स में भी हिस्टोन प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारे कम होते हैं, ओके। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आपके क्या क्या कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे, हम कह सकते हैं कि हाईली हेट्रोजीनियस क्लास है प्रोटीन्स की, और इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का सबसे मेन रोल होता है। 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स हमें मिलते हैं सेल में। कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो H1 प्रोटीन होता है वो लाइसिन रिच प्रोटीन्स होते हैं। लाइसिन रिच मतलब इसमें जो लाइसिन अमीनो एसिड का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ओके। जो हमारे H2A और H2B हैं वो स्लाइटली लाइसिन रिच है। स्लाइटली लाइसिन रिच का मतलब है कि उनमें जो लाइसिन अमीनो एसिड है उसका थोड़ा कम कंपोनेंट होता है एज कम्पेयर टू H1, ओके। सो H3 एंड H4 जो है वो आर्जिनिन रिच कंपाउंड है, यानी कि इसमें जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है उनका कंपाउंड ज़्यादा होता है। और ये जो पांचों टाइप के हिस्टोन हैं ये हमारे हाईली कंजर्व्ड हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी लगभग हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यही प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बोला, चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स हो, चाहे वो व्हीट के क्रोमोसोम हो, राइस के क्रोमोसोम हो, मेज के क्रोमोसोम हो, या बर्ड्स के हो, ओके। कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें सब में ही यही हिस्टोन प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, 5 टाइप के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो हम कह सकते हैं कि ये हाईली कंजर्व्ड है नेचर में, ओके। ये इनका ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के हैं, ओके। और हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये मिलते हैं, एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन है ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसमें इन हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे क्या मिलते हैं? प्रोटामिन्स पाए जाते हैं, ओके। सो एक्सेप्ट ईस्ट, इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हमें यही 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। और इनका जो अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर रेशो है हमारा इस हमारी सेल्स में, वो है हमारा 1:2:2:2:2 मीन्स हर एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक कंपोनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये एक ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर मतलब कि इसमें 8
प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो हर एक ऑक्टामर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके ऐसे 4 प्रोटीन कंपोनेंट फ्रंट साइड में और 4 इनके पीछे की साइड में। ओके, तो दैट्स वाई इट इज ऑक्टामर। ऑक्टामर मीन्स 8 कंपोनेंट्स आर देयर, 8 आपको डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं ये। तो इसमें देख सकते हैं ये H2A है, दो कंपोनेंट हमारे, 2 पार्ट हो गए आपके H2A के, 2 मॉलिक्यूल, एक आगे और एक पीछे। ये H2B, ऐसे ही एक फ्रंट में और एक बैक में H2B के 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये H3 फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल पीछे, और ये H4 1 मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल बैक साइड में। तो ये एक ऑक्टामर बन गया, यानी कि 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोटीन के प्रेजेंट है। ओके, तो हर एक, ये आप देख सकते हैं कि हर एक जो हमारा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, वो 2 कॉपी में प्रेजेंट है। दैट्स वाई हमने इनको 2 रेशो लिया है। और जो H1 प्रोटीन है ये क्या काम करता है, ये जो एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, इनको बाइंडिंग का काम करता है। तो इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स है और इसका काम है 2 डीएनए जो स्ट्रैंड है उनको बाइंड करना। तो ये हर एक ऑक्टामर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हिस्टोन H1 का प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिया है, एक रेशो लिया है। तो ये इनका रेशो हो गया। अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैसे ये जो डीएनए और प्रोटीन आपस में बाइंड होते हैं और कैसे फिर ये हमारा क्रोमोसोम है उसको बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑक्टामर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, H2A, H2B, H3 एंड H4, हर एक आपका 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और H1 हमारा यहाँ पे है तो इसने डीएनए को बाइंड किया हुआ है। तो क्या होता है, पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपके इस ऑक्टामर के अराउंड ऐसे कॉइलिंग होना शुरू हो जाता है। ओके, और ये H1 उसको क्या करता है, ये ऑक्टामर के अराउंड यहाँ कॉइलिंग तो हो गई, लेकिन ये कॉइलिंग लूज भी हो सकती है। तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे ये H1 हमारा बाइंडिंग कर देता है। देखो हर एक मॉलिक्यूल के बाद यहाँ पे H1 ने हमारी बाइंडिंग की हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इस पे जुड़े हुए हैं आपस में। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा ऑक्टामर बन जाता है। और इस ऑक्टामर की अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है। और जो बीच का ये जो डीएनए होता है, थोड़ा सा डीएनए, जब एक ऑक्टामर से दूसरे ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए होता है इसको लिंकर रीजन बोलते हैं। और ये जो लिंकर रीजन है ये आपस में जुड़ा होता है हिस्टोन 1 प्रोटीन के द्वारा। ओके, तो H1 प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारी क्या हुई है, ये जो कॉइलिंग हुई है, इसको टाइट रखता है यहाँ पे बाइंड होके। और अगर आप इसको देखेंगे, ये लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, वो बनती है। ये हमारा क्या है, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है। पहले ये कॉइलिंग हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे हिस्टोन के अराउंड, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके अराउंड ये कॉइलिंग हो गई। और इस कॉइलिंग के बाद क्या हो गया, ये आपके जो ऑक्टामर है इसके अराउंड कॉइलिंग हो गए, ये एक क्या कह सकते हैं कि ये आपका बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन गई। आप देख सकते हैं कि ऐसे स्ट्रिंग में जैसे बीड्स लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, पिरोए होते हैं हमने एक माला में, उसके तरीके से ये हो गए। अब इसकी क्या होगी, फर्दर इसकी कॉइलिंग हो जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हिस्टोन्स हैं ये आपस में आसपास आ जाते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, और ऐसे करके ये आपकी कॉइलिंग कर लेते हैं। और ऐसे कॉइलिंग करके ये एक और थिक स्ट्रक्चर बना देते हैं आपकी, ठीक है, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है यही हमारा अल्टीमेटली क्या करता है, ये क्रोमोसोम की एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देता है। ओके, तो इस तरीके से जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डीएनए का लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है इसको क्या करके, इसको कॉइलिंग करके इसको एक क्रोमोसोम की शेप देना, एक क्रोमोसोम के अंदर इसको फिट करना, इतने बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को। सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। सो जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हमने पहले ही बोला कि इनका अमाउंट कम होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। एंड जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है ये बहुत ज़्यादा कंजर्व नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में। ओके, यानी कि ह्यूमंस में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे जो एनिमल्स में है, या डिफरेंट एनिमल्स में है, या हम कह सकते हैं कि व्हीट में है, राइस में है, अलग अलग प्लांट्स में है। तो हर एक स्पीशीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और हम कह सकते हैं कि एक ही
ऑर्गेनिज्म के, या एक ही प्लांट कह सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है सपोज, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट डिफरेंट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट टिश्यू मतलब लीफ के टिश्यू हो गए या स्टेम के टिश्यू हो गए, इनमें जो भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे वो थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ओके, डिफरेंट स्पीशीज़ में तो डिफरेंट होंगे ही, एक ही प्लांट या एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ में भी ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंजर्व नहीं है। जैसे हमने हिस्टोन का बताया कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्व होते हैं। इवन सारे यूकैरियोट्स में वो जो हिस्टोन्स हैं वो 5 तरीके के ही हिस्टोन सब में मिलते हैं। ओके, सो ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनमें क्या क्या आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है जब हमारा डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ओके, मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, यानी ट्रांसलेशन का मतलब है जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो वहाँ पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ओके, वो सारे के सारे हमारे क्या है, हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये हो गए हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और जो थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा डीएनए क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का, वो है हमारा आरएनए। और आरएनए बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसका जो रेशो है वो वेरी करता है 0.5 to 10%। ओके, यानी किसी सेल में 0.5 मिल सकता है और किसी में 10% भी मिल सकता है। और जो 3 टाइप के जनरली हमें आरएनए देखने को मिलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ये सारे के सारे आरएनए आपको क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ मिलता है, राइबोसोम्स में होता है। ओके, राइबोसोम्स क्या होते हैं हमारे, राइबोसोम्स होते हैं हमारे जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। राइबोसोम हमारी वो ऑर्गेनेली है सेल का जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, सो मैसेंजर आरएनए हमारा, मैसेंजर आरएनए हमने बता दिया, इसका इसी को टेम्पलेट मान के हमारा प्रोटीन बनता है। जो भी मैसेंजर आरएनए होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोटीन बनेगा सेल में। और जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है इनको लाने का काम कौन करता है, इनको लाने का काम ट्रांसफर आरएनए करता है। तो ये सारे के सारे जो आरएनए हैं ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये भी हमारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गई हमारे क्रोमोसोम्स की या क्रोमेटिन फाइबर की। बिकॉज जो क्रोमेटिन फाइबर है वही अल्टीमेटली कॉइलिंग होके आपका क्या बना रहा है, जो एक्स शेप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है उसको बना रहा है। ओके, तो हमारी उसके जो मेन कंपोनेंट हमने पढ़े, डीएनए मेन कंपोनेंट है, और डीएनए को हमारा जो क्या है, कहाँ पे कॉइलिंग होती है डीएनए की, हिस्टोन्स के ऊपर होती है, हिस्टोन्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट हो गए या केमिकल कंपोजिशन हो गया हमारा क्रोमोसोम्स का। सो आई होप दिस क्रोमोसोम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।